हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। भाई कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपके? तैयारी कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथ ही आज हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है बेटा नंबर 4। ठीक है, 3 हमने प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, तो नंबर 4 आज चौथा प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। तो चलते हैं साथ ही अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। बाकी आप लोग प्लीज साथ के साथ बता दीजिएगा आप लोगों को कैसे लग रही हैं ये क्लासेस, कैसे आपको टेस्ट लग रहे हैं, लेवल ठीक है आपका, कितना स्कोर बन रहा है, इसके बारे में आप कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलो फिर प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चंस को करते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास के बाद में जितनी भी पीडीएफ है वो सभी आपको यूपी एग्जाम्स आरवी इसी नाम से आपका टेलीग्राम पर चैनल है, उस पर आपको अवेलेबल करा दी जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं भाई आपका कौन सा प्रैक्टिस सेट 4। चलो भाई, पहला आपका प्रश्न रहने वाला है। हाँ, अब पढ़ते हैं। पहला प्रश्न रहने वाला है साथी, बर्तनी का शुद्ध रूप बताएं। बर्तनी का शुद्ध रूप क्या होगा? नवाब, साप्ताहिक, कुजलित या फिर श्रटिर? बताएं। शब्द भी ऐसा लिखा है श्रटिर, क्या होने वाला है? आप क्या कहोगे सर? पूछा क्या है मुझसे? बर्तनी का शुद्ध रूप पूछा है। अब देखो नवाब, सर नवाब ठीक हो जाएगा, नहीं नवाब की बर्तनी गलत लिखी हुई है। तो नवाब की सही बर्तनी क्या होगी साथी? देखो वे और वे, जहां वे लिखा है वहां बा आना चाहिए और जहां बा लिखा है वहां वे आना चाहिए। मतलब सर, मतलब बेटा ये इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, नवाब इस प्रकार से लिख रहे होंगे। साप्ताहिक, अब क्या लिखा हो? साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक होता है? सर साप्ताहिक होता है, लिखा ठीक है साप्ताहिक। हाँ सर, ये सही लिखा हुआ है, तो बेटा उत्तर तो आपका यही हो जाएगा, साप्ताहिक। अगला शब्द लिखा है, अगली वर्तनी लिखी है पुज्वलित। पुज्वलित नहीं होता है, क्या होता है? प्रज्वलित। क्या लिख रहे होते हैं हम? प्रज्वलित। देखो कुछ यही लिखते हैं। हाँ सर, हम प्रज्वलित यही लिख रहे होते हैं। और यहाँ सृष्टि आना चाहिए साथी, यहाँ क्या आना चाहिए? सृष्टि। तो इस प्रकार आपके तीनों सही रूप ये हो जाएंगे और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? साप्ताहिक। साप्ताहिक, ठीक है, तो ये शुद्ध रूप आपका है। उत्तर कौन सा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी की पहचान करें। देखो मैं शुद्ध वाक्य की जगह वर्तनी लेकर आ गया। क्यों? वाक्य तो हम अगले प्रैक्टिस साइड में कर लेंगे, लेकिन वर्तनी भी आवश्यक है कि आप लिखना सीख पा रहे हो या नहीं। प्रदर्शनी, लघुत्तर, यज्ञेष्ठ या निःशुल्क? माफ कीजिएगा, बताइए भाई आपका इसमें क्या उत्तर रहने वाला है? देखो क्या लिखा हुआ है, प्रदर्शनी। अब आपको पता है ये गलत रूप है, प्रदर्शनी नहीं होता है, क्या होता है? प्रदर्शनी। तो आप खुद से इसका मुझे लिखकर बताइएगा क्या होगा। ये आपका होमवर्क है भाई, आपका होमवर्क रहने वाला है। ये प्रश्न की प्रदर्शनी किस प्रकार से हम लिख रहे होते हैं? लघुत्तर नहीं होता है साथी, लघुत्तर होता है। मतलब ये है कहने का कि जो ऊ की मात्रा कैसी लगी है सर? छोटी लगी है, ये बड़ी लगती है, मतलब लघुत्तर आ जाता है। और यज्ञेष्ठ, अब यहां पर यज्ञेष्ठ, ज्येष्ठ होता है, यज्ञेष्ठ होता है बेटा, यज्ञेष्ठ शब्द नहीं होता है, क्या होता है? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ, तो सही क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है निधन शुल्क, तो बेटा विसर्ग संधि का प्रयोग करके बनाया गया। जी सर, तो शब्द आपका वर्तनी कौन सी है? वर्तनी आपकी डी एकदम करेक्ट हो जाएगी। चलो अगला प्रश्न है बेटा, इसमें कह रहा है गलत युग्म को पहचाने। चार आपके विकल्प हैं। आशीष का अभिशाप होगा, कुमारी का विवाहिता होगा, कनिष्ठ का सरल होगा या कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा? बताएं कौन सा आपका सही उत्तर है? बताइए। तो आप क्या कहोगे सर? आशीष का अभिशाप होता है, बात ठीक है सर, विलोम है एक दूसरे के। कुमारी, कुमारी का क्या हो जाता है बेटा? कुमारी का विवाहिता, बिल्कुल ठीक है। कुमारी किसको बोल रहे होते हैं? तो कुमारी बोलते हैं जिस कन्या की शादी नहीं होती है। मतलब जो क्या है सर बेटा, जो अभी तक अविवाहित है, क्या है? अविवाहित, तो उसको हम कुमारी को अविवाहिता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुमारी को अविवाहिता। तो ये समानार्थी हो जाएंगे, एक अर्थ वाले हो जाएंगे। हाँ सर। कृतज्ञ का बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ होता है, तो ये भी विलोम है एक दूसरे के, बिल्कुल है। गलत युग्म पहचानना है विलोम के संदर्भ में। हम क्या देख रहे हैं? यहां पर लिख लेना बेटा, विलोम देख रहे हैं। क्या? विलोम।
ठीक है, ये विलोम के संदर्भ में। कनिष्ठ, कनिष्ठ का सरल होगा नहीं, उत्तर यही हो जाएगा। देखो कनिष्ठ का क्या होता है, ज्येष्ठ। कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ। और सरल का सभी को पता है, सरल का क्या हो जाता है सर, सरल का कठिन। बेटा कठिन तो सबको पता ही है, तो इस बार जटिल पढ़ लो, क्या हो जाएगा, जटिल। तो उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द को पहचाने, टंकशाला, गवैया, कोक या फिर हरदी, किसको बोल रहे होते हैं तत्सम, माफ कीजिएगा, कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है चारों में से? तो आप क्या कहोगे, गवैया किसको बोलते हैं बेटा, गवैया बोलते हैं गायक को। गवैया किसको बोल रहे होते हैं, गायक को। देखो एक ना एक विकल्प तो मैं तुम्हें होमवर्क में देने वाला हूं, जिससे तुम लोग भी मुझे बताओ कि क्या रहने वाला है। ठीक है, हल्दी, हल्दी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हल्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं। और इसी का रूप कौन सा है सर, इसी का तत्सम रूप क्या है, हरिद्रा। क्या है, हरिद्रा। एक है टंकशाला, टंकशाला सर किसको बोलते हैं बेटा, टंकशाला बोलते हैं जहां पर पैसों की ढलाई की जाती है, सिक्कों की ढलाई की जाती है। और इसी का क्या है, इसी का तद्भव रूप है, ये तद्भव रूप लिखा हुआ है टंकशाला, क्या तद्भव है ये, ठीक है, तद्भव। ये तद्भव रूप है किसका, टंकशाला का। टंकशाला क्या है, ये तत्सम है, तो उत्तर तो तुम्हारा ए हो जाएगा। ठीक है, गवैया क्या है, गवैया क्या था, ये तद्भव था बेटा, और ये क्या है, ये तत्सम है। हल्दी या हल्दी क्या है सर, ये भी तद्भव है। हरिद्रा क्या है बेटा, हरिद्रा आपका तत्सम है, तो तत्सम शब्द पहचानना था, टंकशाला सही हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कोक, कोक के लिए क्या कोक्ष करके कुछ इस प्रकार वर्ड आता है, कोई शब्द आता है? अगर आता है तो कौन सा आता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए कौन सा शब्द तद्भव है बताएं, कौन सा शब्द तद्भव है? देखो शब्द लिखा हुआ है सर रात्रि, एक शब्द लिखा है सूर्य, एक लिखा है पक्षी, और एक लिखा है पत्ता। अब पत्ता से शुरू कर लेते हैं बेटा। पत्ता, पत्ता के लिए सर पत्र करके कुछ पढ़ा होगा बेटा, आपने पत्र करके पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। तो पत्ता क्या है सर, पत्ता तद्भव रूप है, और पत्र क्या है, पत्र बेटा तत्सम रूप है। पूछा क्या है तद्भव मुझसे कि इन चारों में तद्भव क्या है, तो उत्तर तो मुझे मिल गया, कौन सा हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। लेकिन रात्रि, रात्रि क्या है सर, रात्रि हम बोल रहे होते हैं तत्सम के लिए। बेटा ये तत्सम रूप लिखे हुए हैं, ये आपके तत्सम रूप हैं, और इनके तद्भव रूप लिख रहा हूं, रात्रि बोलते हैं सर रात के लिए, बात ठीक है। सूर्य क्या है, सूर्य तत्सम है, तद्भव नहीं है, हम बोलते हैं बेटा सूरज, क्या बोलते हैं, सूरज। तो ये इसका तद्भव रूप है सूर्य का। सर पक्षी, बेटा पक्षी का आप लोग मुझे बताना कि पंछी होगा या नहीं होगा, मैं लिख दे रहा हूं, सही गलत बता देना। चलो कहोगे सर एक भी हमारे ऊपर ज्यादा, मतलब एक दो छोड़ दीजिए, ज्यादा मत छोड़िएगा। तो मैंने इतना बता दिया पंछी है, क्या ये सही है या गलत है, बताना मुझे। बेटा सही है, पंछी क्या है, पंछी, पक्षी तत्सम रूप है, पंछी क्या है, तद्भव रूप है, तो उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं बताओ, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, या 8 होते हैं? तो आप क्या कहोगे सर, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, कौन से? एक तो बेटा हो जाता है पुरुषवाचक, एक आपका आ जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आ जाता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक हो जाएगा जी सर। और तीसरे की बात करता हूं, तीसरा आपने कहा सर मैंने निजवाचक पढ़ा है, हाँ बेटा निजवाचक सर्वनाम भी होता है। और चौथे की आपने कहा बात कर लीजिएगा, तो चौथा कौन सा है, निश्चयवाचक। चौथा कौन सा आता है, निश्चयवाचक आ जाता है। पांचवा कौन सा है, पांचवा आता है अनिश्चयवाचक। देखो पांचवा आएगा अनिश्चयवाचक, हाँ सर पांचवा अनिश्चयवाचक आ जाता है। और आखिरी छठे की बात करता हूं, तो बेटा वो प्रश्न जो मैं तुमसे पूछ रहा होता हूं, उसी में आगे वाचक जोड़ देना, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या क्यों, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में थे। ठीक है, तो आपके कुल कितने हैं सर, 6 हो जाते हैं, तो उत्तर 6 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कौन सा है? अब वर्णमाला अगर पढ़ी है तो उसमें पता होगा आपने कौन से, एक तो पढ़े थे लघु स्वर, या जिनको हस्व स्वर बोलते थे बेटा, हाँ सर एक लघु स्वर पढ़े थे,
उसी में एक दीर्घ पढ़े थे। जी सर, दीर्घ पढ़े थे। उसी में एक तीसरा स्वर पढ़ा था। कौन सा? तीसरा स्वर था प्लुत स्वर। सर ये क्या होते हैं बेटा? जिनके उच्चारण में समय अधिक लगता है। सीधा सीधा एक तरीके से याद रख लो, जिनके उच्चारण में समय अधिक लगता है वही क्या है? प्लुत स्वर हैं। कैसे? समय अधिक लगता है। अब देखो कैसे लिखा हुआ है, औम। आपने उच्चारण किया, क्या पढ़ेंगे? औम, ओम, ओम। और जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो क्या कहेंगे? यहां पर आपको रुकना पड़ेगा। कैसे? ओम। कहने का अर्थ है यहां पर जो ये 3 लिखा हुआ है, ये जो 3 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये बेटा मात्रात्मक चिन्ह है। मात्रात्मक चिन्ह है। ये आपका मात्रात्मक प्रतीक है। ये मात्रात्मक प्रतीक है किसका? प्लित स्वर का। 3 से दर्शा रहे होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लगन, मीमांसा, आहट या माधुर्य? बताएं कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है इसमें? आप क्या बोलोगे सर? लगन भी स्त्रीलिंग है, मीमांसा भी स्त्रीलिंग है बेटा, और आहट सुनाई दी ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन माधुर्य क्या है? माधुर्य आपका पुल्लिंग है। तो उत्तर डी हो जाएगा। सीधा सीधा प्रश्न है, कुछ समझने समझाने वाला इसमें है नहीं। कवि शब्द का सही बहुवचन बताइए। कवि का बहुवचन रूप क्या होगा? तो एक चीज देखो, कवि का कवि, तो आपने ये तो नहीं पढ़ा होगा ना कि कवियों, कवियों नहीं होता है बहुवचन। आपका डाउट क्या आने वाला है सर? कवि जन होगा, कवि वृंद होगा, या कवि गढ़ होगा? कवि वृंद या कवि गढ़? तो याद रखना साथी, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कविगढ़ आपका एकदम सही उत्तर है। कवि में गढ़ जोड़कर हम क्या कर रहे हैं? कविगढ़ बना रहे हैं। वृंद जन को जोड़कर भी हम क्या कर रहे होते हैं? एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। लेकिन कवि में जो सबसे सटीक उत्तर माना जाता है बेटा, वो कविगढ़ माना जाता है, कवि में गढ़ को लगाकर। ठीक है, तो उत्तर बी आपका सही हो जाएगा। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? गाय, दर्शन, बहन या लता? बताएं किसका उत्तर सदैव किस में होता है? बहुवचन में। देखो शब्द याद रखना, प्राण, हस्ताक्षर, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, भाग्य, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, भाग्य, और इस प्रकार और भी बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी का प्रयोग किसमें किया जा रहा होता है? इनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन करा दीजिए, दर्शन करा दीजिए, मतलब दर्शन किसके? दर्शनों नहीं आता है दर्शन, अब दर्शनों तो होगा नहीं। दर्शन का ये शब्द जो लिखा हुआ है दर्शन, इसका एक वचन क्या होगा सर? इसका एक वचन भी तो यही होता है बेटा। दर्शन शब्द ही बहुवचन है, वो आता ही बहुवचन में, इसका एक वचन बनता ही नहीं है। और दर्शनों वगैरह करके भी इसका बहुवचन नहीं बना रहे होते हैं, क्योंकि इसका अपना एक रूप है। और वो कौन सा रूप है सर? वो अपने आप में बहुवचन है। दर्शन करा दीजिए, दर्शन कर लिए, लगता है कि एक से अधिक के लिए प्रयोग कर रहे होते हैं, यानी ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों क्या है बेटा? गाय, बहन, लता। तीनों आप देख रहे होंगे कि गाय, बहन और लता तीनों एक वचन है, और इनका हम बहुवचन अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ शब्द ये याद रखना, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन और भाग्य। ठीक है, इसमें एक शब्द जोड़ना चाहो तो और जोड़ लेना, आंसू। ठीक है, आंसू एक शब्द जोड़ लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बताओ सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है सर? एक सकर्मक होती थी, एक अकर्मक होती थी। मतलब जिसमें क्या हो? क्रिया में कर्म, मतलब क्रिया प्लस कर्म, जिसके साथ में कर्म शामिल हो। सकर्मक मतलब कर्म सहित। सकर्मक क्रिया मतलब कर्म सहित, जिसमें कर्म उपलब्ध हो। कैसे? देखो, दौड़ना। अब दौड़ने के लिए क्या है? मैंने लिखा दौड़ना, मैंने लिखा रवि दौड़ता है। देखो समझो, रवि, मैं लिख रहा हूं रवि दौड़ता है। अब एक बात बताओ बेटा,
क्या इसमें कर्म है? क्या या किसको लगाकर देखते थे हम? क्या एक तो क्या शब्द आता था और एक शब्द आता था किसको। इन दोनों शब्दों के माध्यम से हम पहचान रहे होते थे कि वाक्य में कर्म उपलब्ध है या नहीं है। क्या दौड़ता है? नहीं पता। किसको दौड़ता है? नहीं पता। रवि क्या है? सर रवि करता है। समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रवि करता है, जी सर। बेटा क्रिया, क्रिया क्या है? सर ये क्रिया है दौड़ना। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बेटा क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? सर क्रिया कर्ता के द्वारा की जा रही है। तो यहां पर क्या है, इसका प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, ना कि कर्म पे। हाँ सर इतनी बात सत्य है, लेकिन मुझे चाहिए क्या? कर्म सहित। तो दौड़ कोई भी सकता है। दौड़ना क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया है, मतलब उसमें कर्म उपस्थित नहीं होगा। ठीक है। दूसरा लिखा है बेटा हंसना। मैंने कहा मोहन हंसता है, रीता हंसती है, सीता हंसती है, गीता हंसती है। ये रीता, सीता, गीता, मोहन क्या है? सर ये करता है। कर्म उपलब्ध है? नहीं। तो कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है। आना, राम आया, श्याम आया, तुषार आया, महेश आया। सर जितने भी नाम लिए सभी क्या है बेटा? सभी के सभी कर्ता हैं। कर्म उपलब्ध है? नहीं है। तो ये कैसी क्रिया है? सर ये भी अकर्मक क्रिया है। तो बेटा मैंने लिखा पढ़ना, फिर मैंने कहा पढ़ना पर आ जाइए। यही आपका उत्तर। सर कैसे? मैंने लिखा राम अखबार पढ़ता है, राम अखबार पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, राम पत्र पढ़ता है। बेटा राम उपन्यास पढ़ता है, राम कहानी पढ़ता है। कहने का अर्थ क्या है? सर पढ़ता है क्या है? क्रिया हो गई। राम क्या है? सर कर्ता हो गया। अब क्या या किसको, क्या या किसको लगाकर देखता हूं मैं। राम क्या पढ़ता है? सर अखबार पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? सर पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? सर कुछ भी, उपन्यास, कहानी, नाटक, कुछ भी। मतलब सर कुछ ना कुछ उत्तर मिल रहा है। मतलब हर बार क्या होगा? सर कर्म उपस्थित होगा। तो पढ़ना कैसी क्रिया है बेटा? पढ़ना सकर्मक क्रिया है। तो उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? बताओ। 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के? देखो, एक तो विशेषण से, एक तो उत्तर क्या होगा सर? विशेषण। एक क्या हो जाएगा? अव्यय, अव्यय हो जाएगा। जी सर। एक क्या हो जाएगा साथी? एक क्रिया। क्रिया से भी आप क्या देखोगे? भाववाचक संज्ञा बन रही होगी। मैंने आपको जब संज्ञा पढ़ाई है तो उसमें प्रॉपर चीजें करके दिखाई हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनेगी, अव्यय से बनेगी, क्रिया से बनेगी, जातिवाचक संज्ञा से भी बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा से भी इसका निर्माण हो रहा होता है। और साथ के साथ किससे? सर सर्वनाम से भी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा को हम बना रहे होते हैं। तो क्या विजिबल हैं चीजें? बिल्कुल हैं। तो टोटल कितने हैं सर? 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, बताओ कौन सी नहीं है? देखो, पे, पे, वे, ठीक है, मैं और भय, ये क्या है? ये पांचों की पांचों आपकी ओष्ठ ध्वनियां हैं। कैसी हैं? ओष्ठ ध्वनि है ये। ठीक है। जो आप उच्चारण करते हो होठों से, ओष्ठ से, इनको ओठ या होष्ठ बोलते हैं। ये ओष्ठ से उच्चारित होती हैं। एक ध्वनि क्या लिखी है? च। तो च क्या है बेटा? आपकी तालव्य है। क्या है? तालव्य। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर हो जाएगा ए। इसको तालुक भी बोल लो या तालव्य बोल लो, लेकिन बात एक ही है, यानी कि उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? भवानी शब्द, देखो भवानी शब्द बना कैसे है? भव शब्द था। ओरिजिनल शब्द क्या था? मूल शब्द सर भव था। मूल धातु भव में आनी प्रत्यय लगाकर आपने क्या किया? निर्माण किसका किया है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है सर? भवानी। तो मूल शब्द यानी पुल्लिंग शब्द जो था वो कौन सा था? भव। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना। अब देखो, चना खाया आपने? हाँ सर, चना खाई बोलते हैं। चना खाया। बाजरा खाया, बाजरा उगाया, बाजरा काटा। तो ये क्या है सर? ये भी पुल्लिंग है। उड़द, अब उड़द की दाल, उड़द की दाल खाई। लेकिन
उड़द खाए, उड़द काटे, उड़द उगाए खेत में। दाल के साथ में क्या हो रहा है सर, वो दाल स्त्रीलिंग है इसलिए उड़द की दाल खाई, नहीं तो उड़द काटे उड़द उगाए, तो उड़द भी क्या है सर, ये भी पुल्लिंग है। एक शब्द है क्या, अरहर, अरहर काटी, अरहर बोई, अरहर खाई, तो कहने का अर्थ क्या है बेटा, अरहर आपकी क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य क्या है, तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण है, बताओ। बूढ़ा आदमी अपनी किस्मत पर रो चुका है, बूढ़ा आदमी अपनी किस्मत पर रो रहा होगा, बूढ़ा आदमी अपनी किस्मत पर रो रहा था, या बूढ़ा आदमी अपनी किस्मत पर रो रहा है। क्या कहा है इसने, तात्कालिक वर्तमान, वर्तमान की बात कर रहा है और उसमें भी तात्कालिक, मतलब अभी की बात कर रहा है, तत्काल की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो यहां पर देखो क्रिया देखनी है, रो चुका है, बेटा कार्य कंप्लीट थोड़ी हुआ है, कार्य हमारा पूरा थोड़ी हुआ है कि आदमी रो चुका है, ये तो तात्कालिक वर्तमान काल की बात हो रही है। अपनी किस्मत पर रो रहा होगा, ये भविष्य की बात कर रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। रो रहा था, सर इसने तो क्या किया, इसने तो मुझे भूतकाल में ले गया, तो ये भी गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा, बूढ़ा आदमी अपनी किस्मत पर रो रहा है, मतलब क्रिया अभी भी चल रही है, तत्काल में भी अभी भी क्रिया हो रही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी। निम्नलिखित में से कच्छप का पर्याय है, कच्छप का पर्याय बता दीजिएगा, कमठ, कंटक, कर्मठ या करपट। कच्छप बताओ, कच्छप किसको बोलते हैं, एक क्वेश्चन में तुम्हें ये होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, इतना बता दे रहा हूं, कच्छप का अर्थ क्या है। कच्छप बोलते हैं कछुआ के लिए, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कमठ होगा, कंटक होगा, कर्मठ होगा या करपट होगा। देखो ये दो तो होंगे ही नहीं, मैं आपको ये चलो एक और थोड़ी हेल्प कर देता हूं। कंटक किसे कहते हैं, कांटे के लिए, कंटक कांटे के लिए बोल रहे होते हैं, जी सर। और करपट किसे बोलते हैं, करपट बोलते हैं बेटा वशन के लिए। किसको सर, वशन क्या होता है बेटा, वशन होते हैं वस्त्र, और वस्त्र क्या होते हैं सर, कपड़े, तो करपट बोलते हैं वसन या वस्त्र के लिए। अब दो विकल्प बचते हैं, एक तो सी। अब बताओ कमठ बोलते हैं या कर्मठ बोलते हैं, इसका पर्यायवाची पूछा है, उत्तर आपको बताना है। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, बताओ क्या होगा। एक लिखा है अली और एक लिखा है अली, तो देखो पहले वाले अली किसको बोल रहे होते हैं, जिसपे लघु मात्रा लगी है एक ही, बेटा वो बहुरा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और जिस पर दीर्घ मात्रा लगी हुई है वो सखी के लिए प्रयोग किया जा रहा होता है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं बेटा। गणना और गणना, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म के लिए क्रमशः सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। तुम किसी की नजर में गड़ रहे हो, तुम किसी की नजर में गड़ रहे हो, तो गड़ना मतलब चुभ रहे हो, तो देखो बाद वाले का अर्थ क्या आएगा, चुभना आएगा। सर एक तो यहां लिखा हुआ है चुभना और एक यहां लिखा हुआ है, चलो ये आ गया गणना। तो बेटा गणना किसको कहते हैं, गणना कहते हैं गिनती के लिए नहीं, जैसे सर यहाँ क्या लिखा है गिनती, बेटा इसके लिए जो गणना आएगा ना वो ये शब्द आएगा, गणना करना, देखो ये इसका सही रूप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां गणना का अर्थ क्या होता है, सुडौल करना, किसी को मजबूत करना, और तो वो कहलाता है गणना, ठीक है। तो उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, बताओ रंगभूमि। आप क्या कहोगे सर, ये तो बहुत बहुत ही साधारण सी बात है, उत्तर तो रंगभूमि का पता ही है सर। रंगभूमि की बात करें, कर्मभूमि की बात करें सर, बात करते हैं सर किसकी, ईदगाह की, ईदगाह, बात कर लेते हैं सर पूस की रात, किसकी, पूस की रात, ठीक है, ईदगाह पूस की रात, ठीक है। और साथ ही बात करते हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गवन, गौदान, गवन, तो मतलब ऐसी बहुत सारी रचनाएं किसकी हैं सर, ये रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद जी, कहाँ है ये रहे, सी उत्तर हो जाएगा। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत, हरिऔध, प्रेमचंद या फिर मैथिली शरण गुप्त।
देखो, साकेत, जय भारत, साकेत, जय भारत, भारत भारती, भारत भारती, चाहे साकेत की बात करो, जय भारत की बात करो, भारत भारती, और एक रचना आती है यार मुझे, यशोधरा। एक रचना है इनकी यशोधरा, और एक जयद्रथ करके कोई रचना और है। तो इस प्रकार इनकी और भी रचनाएं हैं जो कुछ मुझे याद आई, मैंने आपको बता दी। तो किसकी रचनाएं, और एक पंचवटी है, ये किसकी रचनाएं? ये आपकी सुमित्रानंदन पंत नहीं सर, ये रचनाएं किसकी हैं? ये मैथिली सरल गुप्त की हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 21 का डी, ठीक है, मैथिली सरल गुप्त। जयद्रथ या बद करके कुछ है, वो आप एक बार देख लेना, मुझे जयद्रथ याद है, जयद्रथ के आगे देखना बद है, क्या है, जयद्रथ बद वगैरह करके एक रचना और भी है इनकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निर्गुण उपासक कवि हैं। अब निर्गुण क्या होते हैं? देखो, आपने निर्गुण में एक निर्गुण होते हैं बेटा, और एक होते हैं सगुण। सगुण क्या थे? सगुण वो थे जो मूर्ति पूजा करते थे, जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। और निर्गुण क्या थे? अब सगुण में भी दो प्रकार आ जाते हैं, कौन से? एक तो देखो ये सगुण भक्ति काव्य धारा आ जाती है, एक तो राम के अनुयायी और एक कृष्ण के अनुयायी, ठीक है। तो एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा थी और एक राम भक्ति काव्य धारा थी, ठीक है। इसी प्रकार निर्गुण में आप क्या देखोगे, जो सूफी संत आते हैं, जो किसी भी धारा को नहीं मानते, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं बेटा, वो क्या थे? वो निर्गुण में थे, ठीक है। सूरदास जी भाई कृष्ण के उपासक थे, बिल्कुल। केशव दास जी भी थे। तुलसीदास भी जी बेटे क्या थे? राम जी के उपासक थे। कबीर दास कैसे थे बेटा? ये कि सूफी संत थे। तो ये किसके थे? ये निर्गुण को मानने वाले थे। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी? देखो, एक सूर सागर की बात कर लो, एक सूर सारावली की बात कर लो, सूर सारावली, और इन्हीं की एक और रचना की बात कर ली जाए, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, ये तीनों की तीनों साथी जो लिखी गई हैं, किसमें लिखी गई हैं? ये ब्रज में लिखी गई हैं। क्योंकि ये किसके? सूरदास जी श्री कृष्ण के क्या थे? भक्त थे, उनके अनुयायी थे। तो बेटा जाहिर सी बात है, जब वो श्री कृष्ण को मानते हैं तो उनकी जो काव्य रचना होगी वो किसमें होगी? वो भी ब्रज में ही होगी। चलो, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताओ। अब इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा साथी? सर इसमें अलंकार रूपक हो जाएगा। क्यों? यहां पर आप क्या देख रहे हो? उपमेय और उपमान। उपमेय में क्या करी गई है बेटा? उपमान की आशंका करी जा रही है। कहने का अर्थ है कि उपमेय और उपमान यहाँ पर क्या है? दोनों में अंतर करना मुश्किल हो रहा है। कह रहा है बीती विभावरी जागरी, अब वो कह रहा है उठ जा, अंबर पनघट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी। कहने का अर्थ है एक प्राकृतिक दृश्य है, उसका चित्रण किया गया है, और उसमें उपमेय और उपमान में अंतर करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको कई बार, प्रश्न नंबर 24, ठीक है। अलंकार में आप देख लीजिएगा। अपनी बुराई नहीं दिखती, इसके लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? नाचना आवे आंगन टेढ़ा? नहीं सर, ये तो कोई कार्य करना नहीं आता है, दूसरे के ऊपर दोष मढ़ रहे होते हैं, तो उस संदर्भ में बात करते हैं। एक पंथ दो काज कहते हैं, गए थे एक कार्य के लिए, लेकिन साथ में क्या हुआ? एक और कार्य हो गया। आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब जिसके आगे पीछे कोई देख रेख करने वाला नहीं हो, कोई पूछने वाला नहीं हो। लेकिन चिराग तले अंधेरा होना, बेटा ये क्या होता है कि अपने चिराग जैसे होता है ना, दीपक, दीपक होता है, तो दीपक में क्या होता है? दीपक में वो अपने ही क्या है बेटा? उसको अपने आसपास में नहीं दिख रहा होता है कि अपने आसपास में यहाँ अंधेरा है या नहीं है, बाकी सब में तो वो रोशनी फैला रहा होता है। तो चिराग तले अंधेरा होना, अपनी बुराई नहीं देखना। सांप छछूंदर की गति होना, इसका क्या अर्थ होगा? सांप छछूंदर की गति होना, तो सांप छछूंदर की गति होना मतलब पछताना नहीं, घबरा जाना नहीं, होश उड़ जाना नहीं, क्या कहते हैं? असमंजस में पड़ जाना। भाई सांप छछूंदर की गति से भाग रहा है और वो ही फर्श पे भाग रहा है, याद करने का तरीका है। तो सांप छछूंदर की गति होना मतलब सांप क्या हुआ? छछूंदर की स्पीड से भाग गया।
ठीक है, तो आप क्या कहोगे, असमंजस में पड़ गए आप उसको देखकर। गहरी दोस्ती के लिए सही मुहावरा निम्न में से क्या होगा। गहरी दोस्ती कहते हैं भाई दोस्ती कैसी है, दांत काटी दोस्ती है। तो दांत काटी मतलब दांत काटी रोटी, मतलब जब छोटे से थे, जब इन्होंने दांत से रोटी खाना स्टार्ट करी तब से ही साथ में है, तो इनकी दोस्ती कैसी हो जाएगी, गहरी हो जाएगी, यानी दांत काटी रोटी ऐसी दोस्ती है। बाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखो वाग जाल, वाग जाल का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, कौन सी संधि है पहले तो याद रखना सर, इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी है साथी, इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है, हाँ सर। अब इसका विच्छेद रूप क्या है, वाक धन जाल। वाक धन जाल मिलकर क्या हो रहा होता है बेटा, ये कै का परिवर्तन किस में हो जाता है, इस कै का परिवर्तन गै में हो जाता है, और कै की जगह क्या आ जाता है, गै आ जाता है, और ये वाक जाल में परिवर्तित हो जाता है। तो वाक धन जाल उत्तर हो जाएगा ए। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है, अनेर, अच्युत, अकिंचन या दीनहीन। तो अभी हम कई बार पढ़ चुके हैं किसको, अकिंचन शब्द को, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न वाक्यांश को एक उपयुक्त शब्द से प्रतिस्थापित करें। तैर कर पार होने की रक्षा मतलब इच्छा रखने वाला, तैर कर पार होना चाहता है, जिसका मन है, उसको हम क्या बोलेंगे। देखो बेटा, तैर कर पार होने की इच्छा जो व्यक्ति रखता है उसके लिए हम प्रयोग कर रहे होते हैं तृतीशु। तृतीशु किसे बोलते हैं, जो व्यक्ति तैर कर किसी जगह को पार करने की अपने अंदर इच्छा रखता है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। अब ज्ञ बताइए किससे बन रहा होगा बेटा, ज्ञ। कुल कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन, सर 4 होते हैं, बात ठीक है, कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब कौन से 4 होते हैं वो आप मुझे बता देना। चलो 2 मैं बता देता हूं, 2 तुम बताओगे, ठीक है। एक तो जय है और एक ज्ञ, 2 मैंने बता दिए, अब 2 तुम मुझे बता देना कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कुल 4 होते हैं, थोड़ी मेहनत तुम करो थोड़ी मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब ज्ञ का कैसे निर्माण हो रहा होता है, तो जय धन निय मिलकर क्या बना रहे होते हैं, ज्ञ बना रहे होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 6 में आपने क्या देखा था, कै धन श मिलकर क्या कर रहे थे, 6 का निर्माण कर रहे थे। कमल नयन में कौन सा समास है बताओ। क्या लिखा है, कमल नयन मतलब कमल के समान नयन, कमल के, कमल के समान, कमल के समान नयन, हाँ सर कमल के समान नयन। अब देखो तुलना की जा रही है, एक में इसमें एक विशेषण, माफ कीजिएगा, एक विशेषण और एक विशेष्य है। हाँ सर इसमें एक विशेषण है और एक विशेष्य है, बात ठीक है बेटा। विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है, प्रश्न मेरा आपसे ये है, तो आप क्या कहोगे सर, विशेषण, विशेषण कौन सा है, देखो कमल के समान नयन, नयन कौन से हैं सर, नयन तो विशेषण है, लेकिन विशेष नयन भी कैसे है सर, कमल के समान है, तो मतलब नयन की भी क्या है विशेषता बतलाई जा रही है किससे, कमल के द्वारा। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा बेटा, कर्मधारय समास। चलो पढ़ते हैं साथी इसको और फिर इसके उत्तर देना शुरू करते हैं। चलो एक बार आप पढ़ लो क्या इसके पूरा पैराग्राफ क्या है, फिर शुरू करते हैं इसके उत्तर। इसको पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। चलें भाई, पढ़ लिया आपने। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना केवल पुलिस प्रशासन का कार्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता नागरिकों की जागरूकता, अनुशासन और सहयोग पर भी निर्भर करती है। यदि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग हों परंतु कर्तव्यों की उपेक्षा करें तो सामाजिक संतुलन बिगड़ने लगता है। उदाहरण के लिए सड़क पर नियमों का पालन न करना, अफवाहों को बिना जांचे फैलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या किसी घटना के समय मूक दर्शक बने रहना, मूक दर्शक मतलब चुप रहना, ये सभी प्रवृत्तियां कानून व्यवस्था को कमजोर करती हैं। पुलिस का मुख्य दायित्व अपराध रोकना, अपराधियों को पकड़ना, समाज में सुरक्षा की भावना स्थापित करना है, लेकिन यह कार्य तभी प्रभावी बनता है जब आम जनता सत्य सूचना देने,
कानून का सम्मान करने और आपसी सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करे। आज के समय में सोशल मीडिया ने सूचना के प्रसार को तीव्र बना दिया है, परंतु इसी कारण भ्रामक समाचारों और अफवाहों का खतरा भी क्या है, बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में नागरिकों को विवेकपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और किसी भी संदिग्ध सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की क्या है बेटा, पुष्टि करनी चाहिए। वास्तविक सुरक्षा केवल हथियारों, गश्त या दंड से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि नागरिक चेतना, सामाजिक जिम्मेदारी और प्रशासनिक पारदर्शिता से भी मजबूत होती है। जब पुलिस और जनता के बीच में विश्वास का संबंध विकसित होता है, तब अपराध नियंत्रण आसान हो जाता है और समाज में शांति स्थापित रहती है। अब चलो इसके प्रश्न देख लेते हैं। गद्यांश के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता किस पर निर्भर करती है? केवल पुलिस बल की संख्या पर, केवल कठोर दंड व्यवस्था पर, नागरिकों की जागरूकता, अनुशासन और सहयोग पर, या केवल सरकार की योजनाओं पर? तो सर सीधा सीधा देखकर समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा, नागरिकों की जागरूकता, अनुशासन और सहयोग पर, सीधा सीधा लिखा हुआ है। देखो इसमें पढ़ना आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, अब कहाँ है देखना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। गद्यांश में कानून व्यवस्था को कमजोर करने वाली प्रवृत्ति कौन सी बताई गई है? सत्य सूचना देना, अफवाहों को बिना जांचे फैलाना, कानून का सम्मान करना, या आपसी सौहार्द कहते हैं, मतलब आपसी प्रेम भावना बनाए रखना, उसको सौहार्द बोलते हैं। तो अफवाहों को बिना जांचे अगर फैला रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, कानून व्यवस्था को कमजोर करते हैं। मूक दर्शक शब्द का अर्थ क्या है? मूक दर्शक कहते हैं अगर कुछ देख रहे हो तो घटना को देखकर भी क्या है, तुम चुप हो, तो उसको बोलते हैं मूक दर्शक। ठीक है साथी, तो उत्तर ए हो जाएगा। सोशल मीडिया के संदर्भ में लेखक ने नागरिकों को क्या सलाह दी है? तो भाई गद्यांश के अनुसार वो क्या कह रहा है, सोशल मीडिया का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए, नहीं। संदिग्ध सूचना साझा करने से पहले सत्यता की पुष्टि करना चाहिए, बिल्कुल सही है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? पुलिस और नागरिक सहयोग, सोशल मीडिया का मनोरंजन, दंड व्यवस्था का महत्व, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान। बिल्कुल नहीं हो सकता सोशल मीडिया का मनोरंजन या पुलिस और नागरिक सहयोग, तो आप क्या कहोगे, पुलिस और नागरिक सहयोग इसका सही उत्तर है। तो ये आज के आपके 37 क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वही अच्छे लगे होंगे प्रश्न, क्योंकि प्रश्न मैंने ऐसा नहीं है सिर्फ एक किसी बुक से या दो बुक से उठा लिए, बेटा खुद से बैठ के प्रश्नों को तैयार भी किया है। कुछ प्रश्न बुक के हैं, कुछ मैंने अपनी तरफ से तैयार किए हैं, मतलब लगभग 70% प्रश्न आपके लिए नए तैयार किए गए हैं, और जिनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ ही जो बन सकता है यहाँ से प्रश्न, वो प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। कुछ प्रीवियस ईयर के भी होते हैं, कुछ नए प्रश्न भी होते हैं। तो आप लोग बताइएगा आपका कितना स्कोर रहता है। प्लीज आप लोग अपने कमेंट डाला करें कि भाई आपने 37 क्वेश्चंस में कितने करेक्ट किए हैं, कितने नहीं किए हैं। आपकी इन्हीं चीजों से एक टीचर का क्या होता है, मोटिवेशन, बेटा मोटिवेशन बढ़ता जाता है, वो मोटिवेट होता जाता है। बाकी आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इसी नाम से आपको टेलीग्राम पर क्या मिलेगा, एक चैनल मिलेगा यूपी एग्जाम्स आरवी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ वगैरह आपको सब वहीं प्रोवाइड कराई जाती हैं। और साथ के साथ आप आरवी रेवोल्यूशन वाई एजुकेशन चैनल को भी बेटा क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हर एक एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, CGL, DSSB, उनसे रिलेटेड आपको क्विक अपडेट्स मिलती रहती हैं। मॉक टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, और आपको सॉल्यूशन वगैरह जो भी होते हैं बेटा, आपकी क्वेरीज होती हैं, उन सभी को यहाँ पर देखा जा रहा होता है, उनके बारे में बात की जा रही होती है। साथ ही साथ आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन मिलेगी, और सोम सर इसमें बेटा आपके लिए गाइडेंस देते रहेंगे, टाइम टाइम पर आपको गाइड करते रहते हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं। कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये 26 मई से क्या है आपके लिए कॉम्बो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। अभी भी अवेलेबल है, लेकिन वो अपडेटेड आपके लिए 26 मई से, मतलब 26 मई तो बेटा परसों निकली है ना, स्टार्ट हो गई, ठीक है। और अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप द्रोणाचार्य बैच 3.0 देख सकते हैं, जिसमें मैथ्स में आपके जो भी डाउट्स हैं सारे हर एक चैप्टर्स के कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे डाउट्स, ठीक है। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने हैं, एक ही बैच में, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है ऑफिसर बैच 3.0। इसमें आपको मैंने हिंदी भी बेटा 85 to 90 आवर की करा दी है, और साथ के साथ इसमें आपको स्टेनो भी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की क्लासेस स्टेनो की वो भी आपके लिए इसमें ऐड करा दी गई, ठीक है।
तो साथ ही मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई हो, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग वीडियो देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें और प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर डाला करें कि सर आपको लेवल कैसा लग रहा है, आपको कैसा लेवल लग रहा है प्रैक्टिस सेट का, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपसे आज की क्लास में यहाँ पर विदा लेता हूँ, मिलूंगा अगली क्लास में। जय हिंद।